हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। मतलब कि अगर हम डिवाइड करना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें मैग्नेटिक मटेरियल को, तो हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए उनको तीन कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो है या तो वो डाई मैग्नेटिक हो सकते हैं, दूसरा या तो वो पैरा मैग्नेटिक हो सकते हैं, और थर्ड है फेरोमैग्नेटिक। इन तीन तरीके से हम इसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या क्या हैं तो इनके बारे में इंडिविजुअली हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब बात करें तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मतलब डेफिनेशन, वो ये कहती है कि इनमें कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। मतलब these does not possess any magnetic moment। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इनका वो जीरो हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें ये थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इनका जीरो हो जाता है और गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ये कुछ अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इंड्यूस्ड हो जाती है। और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें हम स्पेशली, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई ये वाली। ठीक है, अगर हम इसको रखेंगे इन दोनों बीच में तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहें तो ये इस तरीके से अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ना कि उसकी डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सेम यही, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं किस तरीके से कुछ ये हमने इसमें मटेरियल रख दिया, मैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो अगर ये हमारा एन है और ये साउथ पोल है तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो मतलब यहाँ से तो हो जाएगा ये हमारा वीक और यहाँ से हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, जहाँ पे हमारा पोल रहेगा वहां पे तो इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, और जहाँ पे फील्ड नहीं है वहां पे इसकी हाइट ऊंची हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये मैग्नेटाइज होता है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में या फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइन होने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये इन दोनों के बीच में राइज हो जाएगा, और जो साइड वाले इसके पोर्शन है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो रखा हुआ मैग्नेट पर, वो हमारा डिक्लाइन हो जाता है। ये है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी सेकंड थी ये। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, मान लो कि अगर हमारे पास एक यू ट्यूब है, ठीक है, और इस तरीके से है कि इसमें हमने कुछ मैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है, मतलब टोटल में ही है। अगर यहाँ पर हम नॉर्थ पोल लगा दें और यहाँ पर हम साउथ पोल लगा दें तो ये यहाँ से जो ये मटेरियल है ये यहाँ से नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाएगा, और जो यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी वो हमारी ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, मतलब जो हमारी अगर डायमैग्नेटिक लिक्विड है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहां से तो वो डिप्रेस हो जाता है, नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो दूसरा पोर्शन है वो हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा।
बाकी ऊपर तरफ दूसरे का मूव करने का रीजन सीधा से यही है कि जब नीचे वाला इधर से जाएगा तो ऊपर वाला मूव करेगा ही करेगा, फोर्स लगेगा उस पर नीचे से। ठीक है, इसके बाद जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बीच में हमको एक मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको मैं मान लेता हूँ DM, डाई मैग्नेटिक। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इससे पास नहीं होंगी, मतलब इसके बाहर से निकल जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी, लेकिन इसके अंदर से पास नहीं होंगी। ये आपको याद रखनी है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। और बाकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बहुत ही छोटी है, बहुत ही सिंपल, आप इसे इजीली याद रख सकते हो। जो हमारा म्यू आर होता है, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, इसकी वैल्यू लेस देन होती है 1 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी आती है, जो हमने काई निकाली थी, ये हमारी होती है स्मॉल नेगेटिव। ठीक है, स्मॉल नेगेटिव मतलब ये है कि -0.1 हो सकती है, -0.2 हो सकती है, ये हमारी स्मॉल नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइनस में 10 टू तब -5 पहुंचा दो। ठीक है, ये तो हमारी स्मॉल ही होगी वैसे तो, और अगर स्मॉल को अब ज़्यादा अगर पहुंचा दो तो वो अलाउड नहीं होती है। अब इसके बाद एक है इसमें 6, वो ये 7th प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि जो इसकी ससेप्टिबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पर वो डिपेंड नहीं करती है। अब ये तो था हमारा डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। तो जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी सेम जस्ट इसका रिवर्स कर देना है, वो आपकी हो जाती है हमारी पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे पढ़ी है सेम वही हम यूज करेंगे। तो बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, वो 0 हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी 0 नहीं होती है। ठीक है, इनमें कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। दूसरी बात, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटाइज हो जाती थी, और ये इसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटाइज along डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाती है। तो उसके बाद हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा था, पहले उसके मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो जो पहला था मेरा जो डाईमैग्नेटिक, उसके जो एग्जांपल थे डाईमैग्नेटिक, तो एग्जांपल में सबसे पहला हमारा डायमंड है। ठीक है, तो डायमंड को मैं C लिख देता हूँ। इसके बाद आ जाता है जिंक हो गया, क्वार्ट्ज आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एयर आ जाती है, हाइड्रोजन है, और उसके साथ साथ कॉपर है, लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है, और भी बहुत सारे मटेरियल हैं। ठीक है, जो डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ कुछ बताए हैं, तो इनको कुछ 2-4 एग्जाम्पल आप याद कर लेना, बहुत ही इजीली हो जाएंगे। अगर बात करें हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल की, तो जो पैरामैग्नेटिक में एग्जाम्पल होते हैं उसमें है, पहला है एल्यूमिनियम, इसके बाद है हमारा क्रोमियम, फिर आ जाता है हमारा मैग्नीज। ठीक है, इसके बाद लिथियम का नाम सुना होगा आपने, जरूर सुना होगा, केमिस्ट्री पढ़ी है तो। और इसके साथ साथ सोडियम है, पोटेशियम को हम K लिख देते हैं, और साथ में ETC का मतलब और आप देख लेना, मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में जो हमने वहां पढ़ा था सेम उसके थोड़ा सा अपोजिट पढ़ना है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है भाई हमारी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो जो इसकी डायरेक्शन है वो इसके अलाउंग लाई करती है। ठीक है, जो इसकी लॉन्ग एक्सिस होगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलाउंग हो जाएगी। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि हमारे पास यहाँ पे कोई
मैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो वहां पर वो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी वहां पर वो हमारा राइज हो गया था, और दूसरी जगह वो हमारा डिक्रीज हो गया था। यहाँ पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा डिक्रीज हो गया, बाकी यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, ये हमारे लेवल में है। ये हुई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी में जो हमारी थी कि अगर हमारी एक यू ट्यूब है यू शेप में, और यहाँ पे अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ लगाएं और यहाँ पे साउथ लगाएं, तो वो पहले हमारा डिक्रीज हो रहा था, मतलब जो यहाँ पे डिप्रेशन आ रहा था वो यहाँ पे डिप्रेशन ना आकर अब वो राइज हो जाएगा, ठीक है, दूसरी तरफ अब वो डिप्रेस हो जाएगा। 3 हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो ये थी कि जो हमारा स्पेसिमेन है उससे वो पास नहीं होती थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर डायमैग्नेटिक की जगह पैरामैग्नेटिक रख देते हैं तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से पास हो जाती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास हो गई। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 थी हमारी, जो म्यू था, म्यू की वैल्यू म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 थी, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी थी वो हमारी स्मॉल नेगेटिव थी, और यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमारी स्मॉल पॉजिटिव हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 थी वहाँ पे कि हमारी जो ससेप्टिबिलिटी थी वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट थी, ये हमारी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बाकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कैसे होगी वो हम पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ किस तरीके से डिपेंड करती है। तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट है जो वो है हमारा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक तो जो हमारा पैरामैग्नेटिक है उसमें तो हमारा वीक आया था, जो हमारी वैल्यू चेंज हो रही थी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड था मतलब जो मैग्नेटाइजेशन आया था वो मतलब वीक था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अगर मान लो कि जो उसी चीज को अगर हम पैरा में जो ये चीज हमारी स्मॉल थी मतलब वीक थी, अगर उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो बन जाएगा हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन वही है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा 0 हो जाता है, वो लेस हो रही थी, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उस डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि पहला है आयरन, दूसरा है कोबाल्ट, ठीक है, इसके बाद आ जाता है निकेल, और साथ में हम लगा देते हैं ईटीसी। ईटीसी का मतलब ये है, बाकी आपको ढूंढना है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम इसे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाता है, पहला है कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड से है, यहाँ पे आप कुछ और समझ और ना समझे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी ये है कि जो इसमें दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होती है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग वीक से स्ट्रॉन्ग की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की टेंडेंसी वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी पढ़ी थी, हमने रिलेटिव परमेबिलिटी थी म्यू आर, वो हमारी स्मॉल पॉजिटिव थी।
अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब 10⁵ के ऑर्डर में हो सकती है, 5 से 3 के ऑर्डर में भी हो सकती है। ये इतने ऑर्डर में मतलब जा सकती है, ये आपको याद रखना है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि म्यू आर की वैल्यू अगर हमारे 575 है, आपसे पूछा जाए मटेरियल कौन सा है, तो आपको सीधे पता चल गया होगा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको याद रखना है ये। इसके बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, तो जो हमने ससेप्टिबिलिटी पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी उसके लिए स्मॉल होती है, तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी है वो हमारी वो भी वेरी लार्ज हो जाएगी। वेरी लार्ज क्यों हो जाएगी आपको पता ही होगा, क्योंकि म्यू आर की जो वैल्यू है वो होती है 1 प्लस काई। ठीक है, जब हमारा म्यू आर ज्यादा है तो उसमें से अगर आप एक घटाओगे तो जो हमारी वैल्यू है वो भी अप्रोक्सीमेटली लगभग म्यू आर और काई दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 1 को अगर उसमें ऐड करो घटाओ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो भाई हमारी अगर म्यू आर की वैल्यू अगर 1000 हो जाए तो जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो तो 999 हो गई, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो हमारी काई है वो म्यू आर के इक्वल है। ठीक है, तो 1 का मतलब इतना बड़ा इफेक्ट नहीं रहता है। और इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये था कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे भी करती है तो यहाँ पे भी करेगी, मतलब पैरा के लिए करती है तो फेरो के लिए भी करेगी। ससेप्टिबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, बाकी टेम्परेचर का वो किस तरीके से डिपेंड करती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।